आज की हमारी कहानी का नाम है संस्कार। आज आकांक्षा अपनी सासू माँ से चिल्लाए जा रही थी, माँ जी आप क्या कपड़े अपने हाथ से नहीं धो सकती हैं? मगर बेटा आज मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा था तो सोचा वॉशिंग मशीन में ही धुल लेती हूँ। ये वॉशिंग मशीन मुझे मेरे मायके वालों ने दी है और आगे बोलती है कि यह मशीन आप लोगों के आराम के लिए नहीं दी गई है, समझी आप? और अभी रुकिए, ये मेरे कपड़े भी ले जाइए, इन्हें भी धुल दीजिएगा। तभी आकांक्षा की सासू माँ ममता जी बोलती हैं, बेटा पर मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे अपने कपड़े ही धुलना मुश्किल है। अभी ममता जी अपनी बहू आकांक्षा से ऐसा बोल ही रही थी कि उनका बेटा रोहित आ जाता है। माँ जी आप इतने सारे कपड़े लेकर क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इनको धुलना है। आकांक्षा को दे दो माँ, वह धुल देगी। आप आराम करिए, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। तभी आकांक्षा तनतनाकर बोलती है, तुमने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है जो मैं दिन भर तुम लोगों के काम करती रहूं और ये बुढ़िया दिन भर आराम करती रहे? इतना सुनना था कि रोहित अपनी पत्नी पर गुस्साते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी माँ से ऐसे बात करो? अरे ये तो तुम्हारी माँ के समान है, क्या तुम अपनी माँ से भी इसी तरह बदतमीजी से बात करती हो? तब आकांक्षा बोलती है, मेरी माँ इनकी तरह हरामखोरी नहीं करती है, बस दिन भर पड़ी रहे और आराम से खाती रहे, काम धाम तो करती नहीं है, बस अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काए रहती है। यह सब सुनकर आज रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है और वह गुस्से में आकांक्षा को 2-3 तमाचे जड़ देता है। आकांक्षा क्रोधित होकर बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को फोन लगा देती है। आकांक्षा की माँ कामना जी फोन उठाती है तो आकांक्षा की रोने की आवाज़ सुनकर बोलती है, क्या हुआ मेरी बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अरे माँ, रोहित ने आज मुझे बहुत मारा है। अभी बस कामना जी का इतना सुनना हुआ कि वे गुस्से से बोली, रोहित की इतनी हिम्मत जो मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम रोना नहीं मेरी बच्ची, बस मैं अभी तुमको लेने आती हूँ। इधर रोहित की माँ ममता जी बोलती है, बेटा तुम्हें बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अभी अभी वह नई नई शादी करके ही आई है, अभी उसे इस घर में आए हुए 5-6 महीने ही तो हुए हैं, थोड़ा समय तो लगेगा ही उसे इस घर के सदस्यों को समझने में और घर के दायित्वों को संभालने में। नहीं माँ, आप नहीं जानती, आकांक्षा की बदतमीजियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बेटा मैं कपड़े धुल लेती, अब वह बेकार का बतंगड़ बनाएगी। अरे माँ आप चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। आप ये कपड़े मुझे लाइए। और माँ से कपड़े लेकर रोहित अलग रख देता है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाता है। आप आराम करिए, आपको डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उधर आकांक्षा की माँ जैसे ही फोन रखती है तो उनकी बहू साधना बोलती है, माँ जी आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हैं? तब कामना जी अपनी बहू से कहती है, अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ उसको लेने के लिए। आज उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उसने हमारी बच्ची पर हाथ उठाया? अब तो मैं उसको बिल्कुल भी उस घर में नहीं रहने दूंगी। पर माँ बात क्या हुई जो उन्होंने दीदी के ऊपर हाथ उठा दिया? माँ जी क्रोध करना ठीक नहीं है, हो सकता है दीदी की भी गलती हो, आप शांति से रोहित जी से भी बात कर लीजिए, तभी तो दोनों पक्षों की बात पता चलेगी। फिर साधना आगे बोलती है, माँ जी मुझे तो लग रहा है आपको एक बार रोहित जी या ममता आंटी से जरूर बात करनी चाहिए।
तब कामना जी बोलती हैं, अभी ननद आई भी नहीं है और तुमने अभी से मुंह चलाना शुरू कर दिया। अभी उसका भला बुरा सोचने के लिए उसके माँ बाप जिंदा हैं। तुम यहाँ खड़ी खड़ी पंचायत कम किया करो और अपने विचार अपने पास रखा करो। और जाओ, रसोई में इतना काम पड़ा हुआ है, वह कौन करेगा? क्या ये सारा काम तुम्हारे पिताजी करेंगे आकर? आई बड़ी मुझे अक्ल सिखाने वाली। और पर्स को उठाकर कामना जी बेटी के ससुराल चल देती हैं। इधर कामना जी का अपने घर से निकलना होता है, उधर उनके पति सोनेलाल जी और उनके बेटे रोशन का घर में आना होता है। सोनेलाल जी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, कामना कामना। लेकिन रसोई घर से निकलकर उनकी बहू ने कहा, हाँ पिताजी, माँ जी घर पर नहीं है, कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। तो सोनेलाल जी बोले, लेकिन तुम्हारी सासू माँ गई कहाँ है? तो उनकी बहू साधना बोलती है, पिताजी माँ जी दीदी के ससुराल गई हैं। लेकिन वह उसके ससुराल क्यों गई हैं? सोनेलाल जी अपनी बहू साधना से पूछते हैं। पिताजी दीदी के ससुराल में झगड़ा हो गया तो रोहित जी ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया, तभी माँ जी दीदी को लेने गई हैं। सोनेलाल जी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सोनेलाल जी का बेटा रोशन साधना से बोलता है, पर माँ को इतना जल्दी क्या थी वहाँ जाने की? को पहले पूरी बात तो पूछ लेनी चाहिए थी। यूं हड़बड़ाकर दीदी को लेने नहीं जाना चाहिए था। तो सोनेलाल जी बोलते हैं, अरे वो इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं है जो कोई भी उस पर इस तरह हाथ उठा दे। पर पिताजी ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। बेटा वह हमारी बेटी है, अभी उसके माता पिता जिंदा है, उसका भला बुरा सोचने के लिए। तुम उसकी चिंता मत करो, समझे? मेरी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं है। इधर थोड़ी ही देर में कामना जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती हैं और घर के बाहर ही आवाज लगाना शुरू कर देती हैं, आकांक्षा आकांक्षा कहाँ है मेरी बेटी? माँ की आवाज सुनकर आकांक्षा अपने कमरे से बाहर आती है और दौड़कर अपने माँ के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी धीरे धीरे चलती हुई ममता जी भी अपने कमरे से बाहर निकल आती हैं। तो वह कामना जी से बोलती हैं, अरे आइए बहन जी, और बताइए आपका ऐसे कैसे अचानक आना हुआ? तब कामना जी बोली, अच्छा है आपके घर में मेरी फूल सी बच्ची मार खाती रहे और आप ऐसी भोली बन रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तब ममता जी बड़े ही प्यार से बोलती हैं, अरे कामना जी आप पहले बैठिए तो फिर आराम से बात करते हैं। बच्चों की लड़ाई है। लेकिन आज तो कामना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह अपनी बेटी से बोलती हैं, चल बेटी अब तो यहाँ नहीं रहेगी, फिर बताएंगे कौन परेशान होगा, आप या हम। तभी ममता जी का बेटा रोहित भी आ जाता है और बोलता है, माँ जी पहले दोनों पक्ष की बात तो जान लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि गलती किसकी है। तो कामना जी ममता जी से बोली, देख लिया बहन जी, अभी भी आपके लड़के की अकड़ नहीं गई। अब हम बताएंगे, जब हम आप लोगों की FIR दर्ज करवाएंगे, जब आप लोग जेल में चक्की पीसेंगे, तब आपको समझ में आएगा आटा दाल का भाव। और बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी को लेकर कार में बैठकर चली जाती हैं और अपने घर पर पहुंचकर दोनों माँ बेटी सोफे पर आराम से बैठ जाती हैं। और कामना जी सामने बैठे अपने पति सोनेलाल जी से बोलती हैं, देखा आपने कैसे मेरी बच्ची को मार मार कर गाल लाल कर दिए हैं। तभी उनका बेटा रोशन बोलता है, माँ आपको एक बार हम लोगों से भी तो बात कर लेनी चाहिए थी। तभी कामना जी बोलती हैं, तुम लोगों से पूछने की क्या ज़रूरत, यह घर जितना तुम लोगों का है उतना ही मेरी बेटी का भी है। और तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम लोग यहाँ महाराजाओं की तरह रहो और मेरी बेटी वहाँ मार खाती फिरे?
लेकिन माँ, आप दीदी का स्वभाव भी तो जानती हैं, हो सकता है इनकी भी गलती हो। माँ देखो भाई कितना बदल गया है। तभी सोनेलाल जी बोले, रोशन, तुम्हें अभी हमारी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सोनेलाल जी की बहू साधना भी बोलती है, लेकिन पिताजी, हमें उनकी भी एक बार बात सुननी चाहिए थी। ऐसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तब कामना जी अपनी बहू साधना से बोलती हैं, ऐसा है महारानी, दूसरों को तमीज या अक्ल देने के स्थान पर थोड़ी सी अक्ल तुम भी सीख लो। कब से तुम्हारी ननद भूखी प्यासी बैठी है, उसको चाय नाश्ता कुछ नहीं देना, बस नसीहतें देना शुरू कर दिया। जाओ किचन में और जल्दी से मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, मेरी बेटी के लिए पनीर पकौड़े भी बना देना, समझी? बड़ी आई हम लोगों को सलाह देने वाली। पर माँ, वो ठीक तो बोल रही थी, रोशन ने कहा। तभी सोनेलाल जी बोले, ऐसा है, अब तुम्हें अपनी बहन बोझ लगने लगी है, तो तुम्हारी पत्नी तो ऐसा बोलेगी ही। और फिर सोनेलाल जी बोलते हैं, यह सब छोड़ो, सबसे पहले मैं पंडित राधेश्याम बाबू से बात करता हूँ। बड़ा बोल रहा था, लड़का बिल्कुल भोले शंकर की तरह भोला है। तुम्हारी बेटी राज करेगी राज, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं इससे बात करता हूँ। और गुस्से में पंडित राधेश्याम जी को फोन लगाते हैं। पंडित राधेश्याम जी सोनेलाल जी के चाचा जी के छोटे बेटे हैं। तो पंडित राधेश्याम जी फोन उठाते हैं तो सोनेलाल जी बोलते हैं, अरे राधेश्याम, तुम तो बोल रहे थे कि लड़का एकदम हीरा है, हीरा, अपनी बिटिया को रानी बनाकर रखेगा, एकदम भोला है और सीधा साधा लड़का है। लेकिन वह तो बड़ा खतरनाक निकला। उसने तो मेरी बेटी को देखो कितना मारा है, उसका एक गाल ही लाल हो गया। तब पंडित राधेश्याम जी बोले, भैया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं, और मुझे पता चला कि इसमें ज़्यादा गलती हमारी आकांक्षा बिटिया की भी है। आप चाहें तो वहाँ आस पड़ोस से पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक घनिष्ठ मित्र उनके पड़ोसी हैं। यह बात सुनकर सोनेलाल जी का क्रोध थोड़ा शांत होता है, और राधेश्याम जी आगे बोलते हैं, भैया, बिटिया को थोड़ा समझा बुझा कर अपने ससुराल भेज दो। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहते हैं? और फिर आपकी जैसी इच्छा। सोनेलाल जी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं तो बात नहीं करूँगा, तुम ही रोहित से बात करके देखो। ठीक है भैया, आप चिंता ना करो, वे लोग बहुत ही सज्जन लोग हैं, वे इनकार नहीं करेंगे। आप थोड़ा आकांक्षा बिटिया को समझा देना। ठीक है, ठीक है, और हाँ, जो भी बात तुम्हारी वहाँ हो वह मुझे फ़ोन करके बता देना। सोनेलाल जी ने राधेश्याम जी से कहा। तो राधेश्याम जी बोले, ठीक है भैया, मैं जैसा भी होगा आपको बताता हूँ। राधेश्याम जी ने तुरंत ही रोहित को फ़ोन लगाया। तो उधर से रोहित बोलता है, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तुमसे आकांक्षा के संबंध में बात करनी थी। हाँ हाँ अंकल, बोलिए। बेटा, आकांक्षा अभी नादान है, उससे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, पर बेटा ऐसे अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। आप तो लोग समझदार हैं। तो रोहित उनकी बात सुनकर बोलता है, हाँ अंकल, पर आकांक्षा मेरी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो बेटा अपनी पत्नी को मनाकर अपने घर बुला लाओ। बेटा, घर की बात आपस में ही बातचीत करके खत्म कर लो तो अच्छा है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, आप चिंता ना करें, मैं आकांक्षा से बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। फिर ऐसा बोलकर राधेश्याम जी फोन रख देते हैं और फोन करके यह पूरी बात सोनेलाल जी को बताते हैं और बोलते हैं, भाई साहब, रोहित बेटा आकांक्षा को लेने आ रहा है, पर आप भी ध्यान रखिएगा कि उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है।
ऐसा बोलकर राधे श्याम जी अपना फोन रख देते हैं। इधर ममता जी भी अपने बेटे को समझाती है, बेटा यूं छोटी छोटी बातों पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन माँ आकांक्षा आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। बेटा वो अभी नासमझ है, धीरे धीरे समझाने पर समझ जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल ही आपकी बहू को बुलाकर ले आता हूँ। अब तो खुश है ना। और अगले दिन रोहित अपने ससुराल निकलता है। इधर सोनेलाल जी अपनी बेटी को थोड़ा समझा बुझाकर शांत करते हैं और अपनी पत्नी को भी थोड़ा सा समझाते हैं। इधर जैसे ही रोहित अपनी ससुराल पहुंचता है तो उसके सास ससुर उससे बहुत अच्छे से बात नहीं करते। फिर वह भी औपचारिकता निभाकर आकांक्षा को अपने घर ले आता है, लेकिन आकांक्षा का दोबारा घर आने के बाद भी वही रवैया रहता है। वह ना तो कोई काम में रुचि दिखाती है और ना ही किसी से भी अच्छे से बात करती है। उसे तो बस अपने माँ से बात करना या फिर अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बिजी रहना अच्छा लगता। ममता जी भी अपनी बहू से कुछ ना कहती। जब उनकी बेटी संध्या घर पर होती तो वह अपनी माँ का हाथ बटा देते, और जब संध्या कॉलेज जाती तो ममता जी जैसे तैसे काम कर लेती। घुटनों में दर्द रहने के बावजूद भी आकांक्षा उनकी कोई भी मदद ना करती, उल्टा उनके कामों में गलतियां निकालती रहती। लेकिन बेचारी ममता जी अपने बेटे की गृहस्थी खराब ना हो इसलिए अपने बेटे रोहित को कुछ भी ना बताती और सबको चुपचाप बर्दाश्त करती रहती। जब रोहित घर पर होता तो आकांक्षा उसको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत किचन में काम करने चली जाती। एक दिन की बात है, किचन से लगातार बर्तनों के पटकने की आवाजें आ रही थीं। बाहर बरामदे से शेविंग करता हुआ रोहित अपनी पत्नी को बोलता है, आज बर्तनों पर अपना गुस्सा क्यों उतारे जा रही हो? बर्तनों को आहिस्ता भी रखा जा सकता है। तभी रसोई घर से आवाज आती है, इतनी ही परेशानी है तो खुद काम कर लिया करो। और रोहित की पत्नी आकांक्षा बाहर आती है और तंतनाकर बोलती है, खुद तो खा पी कर तैयार होकर चले जाते हो, यहाँ मकान का मालिक रोज मेरा सर खाता है। 2 महीने का किराया हो गया है, वह रोज रोज आकर खड़ा हो जाता है। तभी रोहित चौंक कर पूछता है, क्यों? मैं तो तुम्हें हर महीने की 1 तारीख को मकान का किराया, दूध का किराया और घर का खर्चा सब कुछ तो पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। फिर वह मकान का किराया कहाँ गया? तब आकांक्षा अकड़ कर बोलती है, अरे वो पैसे तो मैंने अपनी किटी पार्टी में खर्च कर दिए। तब रोहित बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? 2 महीने का किराया 40,000 रुपए तुमने अपनी किटी पार्टी में उड़ा दिए। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुम्हें क्या दिखाई नहीं पड़ता है? वो मुझे कुछ नहीं पता और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि बाथरूम में ममता जी का पैर फिसल गया, जिससे वह वहां गिर पड़ी। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका बेटा रोहित दौड़कर आया। वह जैसे तैसे अपनी माँ को बेड तक ले गया। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन सुबह का टाइम था और रोहित भी घर पर ही था। उसने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि माताजी के पैर में मोच आई है, लेकिन मोच थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इन्हें 15-20 दिन तक अच्छे से रेस्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो। अब तो आकांक्षा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि जब उसकी सासू माँ ममता जी ठीक थी तो वह घर का सारा काम कर दिया करती थी, लेकिन अब तो उसको ही पूरे घर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ननद संध्या को कॉलेज भी जाना होता था। कुछ दिन तो आकांक्षा ने जैसे तैसे काम किया, लेकिन एक दिन जब उसकी माँ का फोन आया तो वह अपनी माँ से बोलने लगी, माँ मेरी तो काम करके कमर ही टूटी जा रही है। जब देखो बुढ़िया की फरमाइशें ही पूरी नहीं होती।
मुझे तो लगता है यह चोट का नाटक कर रही है। तभी उसकी माँ बोलती है, हाँ हो सकता है, तभी तो आराम फरमा रही है, नहीं तो मोच में कोई इतने दिन लेटा रहता है और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया है। कुछ नहीं बेटी, तेरी सास जरूर नाटक कर रही होगी। तू आराम से अपनी जिंदगी जी, बेकार में उनकी सेवा करने में लगी है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही हूँ कि बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ, जरा होकर आती हूँ। हाँ, मेरी सहेलियाँ भी मुझे किटी पार्टी का बोल रही थीं। आज तो रोहित भी घर पर देर से ही आएंगे, तब तक मैं पार्टी करके यहाँ वापस आ भी जाऊंगी। चलो मम्मी, फ़ोन रखती हो, अपनी सहेलियों को फ़ोन करती हूँ। सभी सहेलियों से बात हो गई और किटी पार्टी का प्रोग्राम आकांक्षा की एक सहेली रीना के यहाँ हो गया। आकांक्षा तैयार होकर किटी पार्टी चली जाती है। इधर संध्या तो सुबह सुबह ही कॉलेज को निकल जाती है, तो घर पर बस अकेले ममता जी ही रह गईं। शाम के लगभग 5 बजे रोहित घर आता है तो देखता है माँ रसोई घर में है। तो वह बोलता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो ममता जी बोलती हैं, अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही क्या? रोहित अपनी माँ से पूछता है। माँ सही सही बात बताओ, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। आकांक्षा कहाँ गई है? और पूछते हुए रसोई घर में चला जाता है। माँ आपने खाना खाया क्या? और साथ ही आकांक्षा आकांक्षा आवाज लगाने लगता है। तो ममता जी बोलती है, बेटा बहू कहीं बाहर गई है। बाहर क्यों? बाहर जाने की क्या जरूरत थी? और माँ से पूछता है कि वह कब बाहर गई थी। तो वह बोलती है 10-11 बजे निकली होगी। हो सकता है कहीं फंस गई होगी, यहाँ जाम भी तो बहुत लगा रहता है। तब रोहित बोलता है, पहले आप ये बताइए आपने खाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, ये क्या, बहू खाना बनाकर ही घर से बाहर गई थी। ठीक है आप बैठिए, मुझे आज बहुत तेज भूख लगी है, मैंने दोपहर में खाना ही नहीं खा पाया। और जैसे ही वह सब्जी और रोटी खाता है तो दंग रह जाता है। अरे माँ, अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगी हैं। सब्जी तो आपने बनाई है, क्योंकि ऐसी सब्जी सिर्फ आप ही बनाती हैं। सच सच बताइए माँ, आकांक्षा ने खाना नहीं बनाया? अरे बेटा, उसे कुछ जरूरी काम होगा, तभी वह चली गई बाहर। तभी पर्स लटकाए हुए आकांक्षा घर में प्रवेश करती है। तो रोहित बोलता है, क्या आकांक्षा, डॉक्टर ने बोला था कि माँ का ख्याल रखना है और तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली गई और खाना भी बनाकर नहीं रख गई। तुमसे तो मुंह चलाना ही बेकार है, जाने कहाँ फंस गया शादी करके। इतना सुनते ही आकांक्षा को भी गुस्सा आ जाता है। फंस तुम गए हो या मैं? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अरे आकांक्षा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा तो सोचना ही चाहिए था। चलो अगर बाहर ही गई थी तो कम से कम खाना ही बनाकर रख जाती। तो आकांक्षा बोलती है, अगर एक दिन तुम्हारी माँ खाना नहीं खाएंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, या बिना खाए तुम्हारी माँ मर नहीं जाएंगी। इतना सुनते ही रोहित आकांक्षा पर हाथ उठाने वाला ही था, लेकिन ममता जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। रोहित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आकांक्षा अपनी सास से बोलती है, अब तो आपको बड़ी शांति मिल गई होगी अपने बेटे के कान भरकर। यह सब सुनने के बाद भी ममता जी चुप रहती हैं और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। लेकिन आकांक्षा तो अपने ही घमंड में चूर रहने वाली लड़की थी, उसे किसी के कहने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो हद ही हो गई। संध्या को कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट दिया गया था जो उसे तुरंत ही कंप्लीट करना था, लेकिन वह प्रोजेक्ट लैपटॉप में करना था। लेकिन संध्या के पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं था, इसीलिए वह लैपटॉप के लिए अपनी भाभी को बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि आकांक्षा उस दिन घर से बाहर थी।
आकांक्षा अपने फोन पर अपनी ननद का फोन आते हुए देखने के बावजूद भी वह उसका फोन नहीं उठा रहे थे। संध्या अपनी भाभी का लैपटॉप यूज करने लगी। कुछ देर बाद ही आकांक्षा का घर में आना हो जाता है, तो वह जैसे ही अपनी ननद को लैपटॉप यूज करते देखती है तो उससे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लैपटॉप छूने की, और अपना लैपटॉप छीनकर दूसरे साइड में रख देती है। फिर संध्या का हाथ मोड़ते हुए बोलती है, किसी की चीज बिना पूछे यूज नहीं करते, उनको इतना भी नहीं पता। पर भाभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। मैं आपको बार बार कॉल कर रही थी पर आप मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। प्लीज भाभी मेरा हाथ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहित कमरे से बाहर निकलकर देखता है और दौड़कर अपनी बहन का हाथ आकांक्षा से छुड़वाता है और एक जोरदार थप्पड़ आकांक्षा के गाल पर जड़ देता है। तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। तब आकांक्षा गुस्से में बोलती है, बेशर्म मैं हूँ या तुम्हारी बहन? मेरी चीजें बिना पूछे छूती है। मैंने ही उससे बोला था कि वह तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती है। जब तुम उसका फोन नहीं उठा रही थी तब उसने मुझे ही कॉल करके तुम्हारा पासवर्ड पूछा था, और हाँ, ये लैपटॉप मैंने ही तुम्हें लाकर दिया था, समझी? तुम्हारे मैके का नहीं है जो तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो। थप्पड़ खाकर तो आकांक्षा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बोलती है, अब तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बैग में भरकर अपने मैके को चली जाती है। ममता जी उसे रोकती रहती हैं पर वह किसी की भी एक नहीं सुनती है और अपने मायके पहुंचकर अपने माता पिता को फिर से अपना रोना दिखाकर बोलती है, आज फिर से रोहित ने मुझे मारा। पापा, आपके कहने पर मैं वहाँ दोबारा गई थी, लेकिन अब मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तब सोनेलाल जी बोलते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कि फिर से मेरी बच्ची पर हाथ उठाया। उस दिन तो मैंने उस राधे श्याम के कहने पर तुम्हें अपने ससुराल भेज दिया। अभी मैं वकील से बात करता हूँ और उन लोगों को जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम सोनेलाल नहीं। तभी कामना जी अपनी बेटी आकांक्षा से बोलती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची देखो कितनी कमजोर हो गई है, आप छोड़ना मत इसके ससुराल वालों को। तभी पास खड़ी आकांक्षा की भाभी बोलती है, माँ जी, पिताजी, एक बार आप लोगों को दीदी के ससुराल वालों से बात कर लेनी चाहिए। तभी कामना जी बोलती हैं, हाँ हाँ, ननद आई नहीं कि तुम्हारे आग लग गई। अब तुम्हें जो काम करना पड़ेगा, चलो जाओ यहाँ से, मेरी बेटी के लिए कुछ बनाकर लाओ और यहाँ खड़ी खड़ी टाइम ना बर्बाद करो। कामना जी की बहू साधना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात में जब साधना का पति रोशन कमरे में आता है तो साधना अपने पति से बोलती है, आप माँ जी और पिताजी को समझाइए ना, ऐसे सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनकर कोर्ट केस करना क्या ठीक है? और फिर आप आकांक्षा दीदी का नेचर तो जानते ही हैं, वह जब मायके में इतना मुझे तंग करती हैं तो क्या साधना अभी इतना ही बोल पाई थी कि उसका पति रोशन बोलता है, साधना तुम भी मेरी बहन को ही गलत बोल रही हो, और ऐसा नहीं होता कि वह रोज रोज अपने ससुराल में मार ही खाती रहे, और हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? माँ पिताजी को जो सही लगेगा वे वही करेंगे। मगर रोशन, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तभी रोशन गुस्साते हुए बोलता है, तुम चुप रहो और आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल मुझे जल्दी काम पर जाना है। सोनेलाल जी भी गुस्से में कोर्ट केस कर देते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बीतते हैं, सोनेलाल जी भी कोर्ट कचहरी की दौड़ भाग से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इधर आकांक्षा को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, वह आराम से अपना जीवन जी रही थी। वह और उसकी माँ घर पर आराम से खाते पीते, मन होता तो शॉपिंग पर चले जाते, और ना ही कामना जी को भी कोई फर्क पड़ रहा था।
कि उनकी बेटी मायके में आकर बैठ गई है। लेकिन कामना जी की बहू साधना अपने ननद के नखरे झेल झेल कर परेशान रहती। वह हर समय कुछ न कुछ फरमाइशें करती रहती और घर के कार्यों में बिल्कुल भी सहयोग न देती, और कामना जी भी अपनी बेटी को बढ़ावा देती रहती। वह अपनी भाभी की भी इज्जत न करती। एक दिन की बात है, आकांक्षा अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर बातें कर रही थी। शायद उसकी सहेली रीना का फ़ोन था। रीना अपनी सहेली आकांक्षा से बोलती है, आकांक्षा, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम वापस अपने ससुराल नहीं जाओगी क्या? अरे यार, उस घर में कौन वापस जाएगा? दिन भर काम का ही रोना रहता था, कभी यह काम कभी वह काम। बुढ़िया तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है, उसका काम करो अलग से। और उस बुढ़िया की बेटी संध्या तो अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती। न जाने इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, जाने कहाँ की कलेक्टर बनेगी जाकर। तो उधर से हंसकर आवाज़ आती है, तो यहाँ क्या तुम बैठकर आराम फरमा रही हो? क्या तुम बिल्कुल भी काम नहीं करती हो? तब आकांक्षा हंसकर बोलती है, अरे यार, हमारे यहाँ तो फ्री की नौकरानी है ना। तो आश्चर्य से उसकी सहेली रीना बोलती है, अरे ऐसी कौन सी नौकरानी है जो फ्री में काम करती है? मुझे भी बहुत ज़रूरत है, अरे यार मुझे भी बता दो। तो आकांक्षा हंसकर बोलती है, अरे मेरी भाभी है ना, वह मेरा पूरा काम करती हैं और बोलती है हर चीज़ मुझे बैठे बैठे मिल जाती है। महारानी की तरह रहती हूँ, और क्या चाहिए? तो रीना बोलती है, तो क्या यही रहने का इरादा है? देखती हूँ कोई अच्छा लड़का मिलता है तो उससे शादी करूँगी, और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इधर उसके दरवाजे के पास खड़ी खड़ी उसकी भाभी साधना आकांक्षा की सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में तनतनाते हुए अंदर जाती है। दीदी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपनी सासू माँ के लिए ऐसे बदतमीजी से बात करना और मुझे अपनी सहेली से नौकरानी बोलना, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के लिए क्या बोलना है? आप इतनी गिरी हुई सोच रखती है, मुझे आज पता चल गया है। हो ना हो आपकी ही पक्का गलती होगी। जरूर आपने ही अपने ससुराल में झगड़ा किया होगा। वो लोग कितने सभ्य लोग हैं। तभी आकांक्षा चिल्लाते हुए अपनी भाभी से बोलती है, आप छुप छुप कर मेरी बातें सुनती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो साधना बोलती है, माँ जी ने ही भेजा था कि आपसे पूछ ले कि आपको रात में क्या खाना है। समझी आप? और आप मुझे अक्ल मत सिखाइए, पहले खुद तो तमीज़ सीख लो। आपसे ज़्यादा बदतमीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अभी साधना यह सब अपनी ननद को बोल ही रही थी कि उसको चिल्लाते देखकर उसका पति रोशन कमरे में आ जाता है और अपनी पत्नी साधना पर चिल्लाकर बोलता है, साधना, ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? चलो अभी के अभी माफ़ी मांगो आकांक्षा दीदी से। तो साधना बोलती है, आपको पता भी है कि यह क्या बोल रही थी? अभी अपनी सहेली से फ़ोन पर बोल रही थी। अभी साधना इतना ही बोलती है कि रोशन बोलता है, मैंने जो तुमसे कहा है पहले तुम वह करो। सबसे पहले मेरी बहन से माफ़ी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साधना ना चाहते हुए भी अपनी ननद से माफ़ी मांग लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। साधना ने माफ़ी तो मांग ली थी, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तो कामना जी बोलती हैं, कहाँ मर गई महारानी, खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर आओ और सबके लिए खाना बनाओ। तभी गुस्से में तनतनाती हुई साधना आती है और बोलती है, माँ जी, मैं आपके लिए और पापा जी और इनके लिए तो खाना बना सकती हूँ, पर आपकी बेटी के लिए नहीं। आप इनसे बोलिए कि वे खुद ही अपना खाना बनाएं। अपनी बहू की बात सुनकर
कामना जी बोलती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से काम करने को बोलो। और अपने बेटे की ओर घूर कर देखती हुई बोलती हैं, देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी मेरी बेटी को पसंद नहीं करती है। आज इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी से बोले कि अपना खाना अलग बनाए। तभी रोशन अपनी पत्नी को गुस्से में आकर 2-4 तमाचे जड़ देता है और बोलता है, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, तुमने तो बेशर्मी की हद ही कर दी। साधना भी गुस्से में अपने कमरे में जाती है और एक बैग में अपने कपड़े डालकर कमरे से बाहर निकलती है। साधना को इस तरह हाथ में बैग लेकर देखा तो सोनेलाल जी बोलते हैं, अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? क्योंकि सोनेलाल जी अभी अभी घर आए थे, तो वे अपनी बहू को इस तरह हाथ में बैग लिए देखकर बोलते हैं, कहाँ जा रही हो बेटा? तो साधना पिताजी से बोलती है, मैं अपने मैके जा रही हूँ। तो कामना जी बोलती है, अरे जाने दो, जाने दो, बड़ी आई हमको नखरे दिखाने वाली। तो साधना सीधे घर से निकल जाती है और अपने मैके जाकर सारी बात बताती है। तो साधना के माता पिता उसके ससुराल वालों से बात पूछते हैं तो कोई भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, कामना जी के ऊपर घर का सारा काम आ गया। कहाँ वे अपनी बहू के रहते एक कप उठाकर नहीं रखती थीं। कामना जी की बहू कोई भी काम उन्हें नहीं करने देती थी, लेकिन अब उन्हें घर के सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे। इधर आकांक्षा को भी इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि उसकी भाभी उसके कारण घर छोड़कर चली गई है और उसकी माँ घर का अकेले काम कर रही हैं। वह अपने माँ के काम में हाथ भी नहीं बटाती। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन एक दिन कामना जी की तबीयत खराब हो गई तो वह उठकर खाना नहीं बना पाई। उन्होंने आकांक्षा से कहा, बेटा तुम अपने पिता और भाई के लिए कुछ खाने को बना दो, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। लेकिन वह उनकी बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तभी सोनेलाल जी भी घर पर आते हैं और जब वे अपनी पत्नी की तबीयत खराब देखते हैं तो बोलते हैं, बेटा जरा अपनी माँ का ध्यान रखना। और बोलते हैं, बेटा एक गिलास पानी दे दो आकर, मैं पानी पीकर तुम्हारी माँ के लिए जरा दवा लेकर आता हूँ, तब तक तुम माँ के पास ही बैठी रहना। अरे हद हो गई पापा, आप खुद भी तो पानी ले सकते हैं ना। इधर माँ मुझे खाना बनाने को बोल रही हैं और आप भी पानी मांग रहे हैं, हद करते हैं आप लोग। ऐसा करिएगा आप पापा, बाजार से खाना भी पैक करा लाइएगा, मुझसे ना बन पाएगा खाना। तभी कामना जी बोलती हैं, बेटा वैसे तो मैं तुम्हें काम के लिए नहीं बोलती हूँ, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तुम आज खाना नहीं बना सकती? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा बाहर का खाना नहीं खाते हैं, उनको हजम नहीं होता। अरे माँ, आप भी एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, आप पापा माँ की बात पर ध्यान मत दीजिए। और ऐसा बोलते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कामना जी और सोनेलाल जी उसको देखते रह जाते हैं। सोनेलाल जी जैसे तैसे थोड़ी सी खिचड़ी बना लेते हैं और किसी तरह खाकर काम चला लेते हैं। इधर दूसरे दिन जब कामना जी थोड़ा अच्छा महसूस करती है तो फिर से काम करने लगती हैं। आज उन्हें ना जाने क्यों रह रहकर अपनी बहू की याद आ रही थी। तभी सोनेलाल जी कुछ परेशान दिखाई पड़ते हैं तो कामना जी बोलती हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो सोनेलाल जी बोलते हैं, बहू के घर वालों ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है, पता नहीं कामना हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। देखो ना, अभी तो हम लोग बेटी के कोर्ट केस से ही परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चा तो होता ही है और अब इतनी उम्र भी नहीं है कि दौड़ा जाए। और आज इस समय बहू के द्वारा कोर्ट केस की बात सुनी तो मेरा तो दिमाग ही खराब हुआ जा रहा है। अभी अभी रोशन ने फ़ोन करके मुझे बताया। यह सब सुनकर कामना जी धम से जमीन पर बैठ जाती हैं
आज दोनों ही पति पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तभी सोनेलाल जी को याद आता है कि बहू की भाभी राधे श्याम जी की बेटी की सहेली है। तो साधना के मामले में चिंतित होकर वे दोनों लोग राधे श्याम जी के यहाँ जाते हैं। तो राधे श्याम जी अचानक उनको आया देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब भाभी आप लोग अचानक, सब ठीक है ना? तो कामना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती हैं, भैया पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। मेरी बहू ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सोनेलाल जी बोलते हैं, तुम्हारी बेटी और साधना की भाभी सहेलियां हैं, तुम अपनी बेटी से बोलकर देखो, शायद कुछ हल निकल सके। तो राधे श्याम जी अपनी बेटी से बात करते हैं और लगभग आधा घंटे तक बात करने के बाद फोन रख देते हैं और बोलते हैं, भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलो। तब सोनेलाल जी बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो, जरूर बोलो। तब राधे श्याम जी बोलते हैं, आपके घर में जो भी बुरी नज़र लगी है वह और किसी की नहीं बल्कि आपकी ही बेटी आकांक्षा की। उसने रोहित जैसे लड़के को परेशान करके रख दिया, जबकि उसकी सासू माँ भी बहुत सीधी है। जब उसका उस घर में गुजारा नहीं हुआ तो किसी भी घर में नहीं होगा, और आपने उसके कारण अपनी इतनी संस्कारी बहू को घर से निकाल दिया। आप अपनी बेटी को ही देख लीजिए, जरा सा काम उसे अपने ससुराल में करना पड़ता था तो आए दिन वह पतंगड़ बनाकर आपके पास रोकर आ जाती थी, जबकि उसकी सासू माँ घर का सारा काम करवा देती थी। आप यहाँ ही देखिए कि भाभी जी तो अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, फिर भी आपकी बहू काम के लिए कभी भी उफ ना करती, आप लोगों को अपने माता पिता की तरह रखती। देखिए ना भैया, कहाँ आपकी बेटी और कहाँ आपकी बहू, पूरे दिन बिना मुंह चलाए आपके घर का सारा काम करती और आपका पूरा ध्यान रखती थी। उसको ही आपकी बेटी फ्री की नौकरानी बोलती है। अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके घर को किसकी नज़र लगी है तो आपका भगवान ही भला करे। और आपने अपनी बहू पर अपने बेटे द्वारा हाथ उठाने पर रोका तक नहीं, जबकि आपने इसी कारण अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कोर्ट केस किया था। अब आपने भी तो वही गलती की है, जबकि वहाँ पर आपकी बेटी आए दिन गलतियों पर गलतियाँ कर रही थी। आपने उसको समझाने की बजाय उसको बढ़ावा दिया। अगर आज आपके ऊपर आपकी बहू के घर वालों ने कोर्ट केस कर दिया है तो क्या गलत किया, क्योंकि आपकी बहू तो बिल्कुल सही है, फिर वह क्यों यह सब जुल्म झेले। अगर भाई साहब भाभी अभी भी आप चाहते हैं तो आपस में बैठकर अपने बहू के घर वालों से समझौता कर लीजिए। राधे श्याम जी की बात सोनेलाल जी को सही लगी। वे तुरंत ही अपने बेटे को फोन करके राधे श्याम जी के यहाँ बुलाते हैं और आकांक्षा को भी बुला लेते हैं और सभी लोग साधना के मैके जाते हैं। तो सभी लोगों से वे लोग अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और आकांक्षा से बोलते हैं, बेटा अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। तो आकांक्षा बोलती है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, आपको मांगनी है तो मांगे। तभी सोनेलाल जी सभी के सामने अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं और बोलते हैं, तुम तो अपना मुंह चुप ही रखो, समझी माँ, देखो ना पापा ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तभी कामना जी दूसरे गाल पर जोरदार तमाचा जड़ती हैं और बोलती हैं, चुप हो जा बदतमीज लड़की, तेरे प्यार में हम दोनों लोग इतना पागल हो गए कि अपनी देवी समान बहू की नाकदरी कर डाली। आकांक्षा अपने दोनों गालों पर हाथ रखे अपने माँ पिताजी को देखती रह जाती है। साधना बोलती है, काश माँ पिताजी यह कदम आप लोगों ने बहुत पहले उठाया होता। तो कामना जी बोलती हैं, बेटा तुम सच बोल रही हो, मुझे माफ़ कर दो, अपने घर चलो। भावना सब कुछ भूलकर अपने ससुराल चली आती है।
सभी लोग हंसी खुशी अपने घर आ जाते हैं। तभी सोनेलाल जी अपनी बेटी आकांक्षा से बोलते हैं, आकांक्षा अपना बैग पैक करो। और तभी आकांक्षा बोलती है, क्यों पिताजी? तभी कामना जी चिल्लाकर बोलती है, बताऊं अभी कि क्यों? तो आकांक्षा झट से अपने गाल पर हाथ रख लेती है, क्योंकि अभी तक उसके माता पिता द्वारा मारे गए थप्पड़ के निशान पड़े थे। वह जल्दी से अपना सारा सामान बैग में पैक करती है और निकलकर बाहर आ जाती है। तुरंत ही कामना जी और सोनेलाल जी आकांक्षा के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां ममता जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बहन जी हमें माफ़ कर दीजिए और एक बार हमारी बेटी को भी अपना लीजिए। लेकिन तभी रोहित बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता, आपकी बेटी सुधरने वालों में से नहीं है। तब कामना जी बोलती है, बेटा ऐसा मत बोलो, असल में पूरी गलती आकांक्षा की नहीं है, इसमें आधे से ज़्यादा गलती मेरी भी है। मैंने ही अपनी बेटी को गलत राह पर जाने से रोका नहीं, बल्कि उसे बढ़ावा दिया। मैंने ही अपनी बेटी में अच्छे संस्कार नहीं डाले। तभी आकांक्षा भी अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। तभी ममता जी बोलती हैं, अरे नहीं बेटा, रो नहीं, और उसे उठाकर अपने पास खड़ा कर लेती हैं। तभी सोनेलाल जी बोलते हैं, अगर आज के बाद तुम इस घर से लड़कर हमारे पास आई तो समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाथ जोड़कर रोहित से सोनेलाल जी माफ़ी मांगने लगते हैं। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप हमसे बड़े हैं, आप ऐसा मत करिए। ठीक है पिताजी, आकांक्षा इस घर में रह सकती है, लेकिन अगर इसके बाद इसने कोई गलत व्यवहार किया तो मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। आज आकांक्षा के बुरे व्यवहार के कारण उसके माता पिता को हर जगह हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ रहा था। आज कामना जी और सोनेलाल जी को समझ में आ गया था कि कितना जरूरी है अपने बच्चों में अच्छे संस्कार को डालना। आज उनके खुद के संस्कारों के कारण ही उन्हें सब जगह हाथ जोड़े खड़े रहना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अच्छे संस्कार ही हमारे जीवन की आधारशिला है। हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को अच्छे से जी सके और समाज में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सके। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।